नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज का टॉपिक है सीपेक अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ये है यहाँ पे कि चीन के द्वारा पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का डेवलप किया जा रहा है। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, जैसे वो सड़क हो गया, रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया। इसके अलावा एनर्जी के क्षेत्रों में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। शुरुआती तौर पे अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की बजट की बात करें तो ये लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन अभी तक देखेंगे 2022-23 तक तो इसमें जो खर्च हो चुका है 60 बिलियन डॉलर से अधिक यहाँ पे खर्च हो चुका है। अब इतनी बड़ी राशि है। अगर हम लोग बिहार के जीडीपी की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2022-23 के जो बिहार का जो जीडीपी है लगभग 94 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब समझ सकते हैं कि लगभग बिहार के जीडीपी का चीन के द्वारा 60 से 70% से अधिक जो भाग है, अगर पाकिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो आखिर ये चीन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों कर रहा है। तो उसके सबसे बड़ा जो कारण है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चीन हर हाल में अपने 12,000 किलोमीटर की दूरी को कम करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अरब सागर में आ सके। यहाँ से आके वो, चाहे हम लोग मध्य भाग की बात करें, इधर अफ्रीका की बात करें, यूरोप की भाग, ठीक है, यूरोप की बात करें, या फिर इधर पश्चिम हम लोग एशिया की बात करें, यहाँ तक इन क्षेत्रों तक, ठीक है, वो आसानी से पहुँच सकें। अब इसके लिए इसीलिए कॉरिडोर का डेवलप कर रहा है, ताकि उसकी दूरी हर हाल में क्या हो सके, कम हो सके। अब ये जब दूरी कम हो जाएगा तो सोच सकते हैं यहाँ पे कि 12,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर रहा है पाकिस्तान, तो उसका जो एनर्जी जो सेविंग है हर हाल में, ठीक है, उसकी बचत होगी ही होगी। क्रूड ऑयल को यहाँ से उसको लिए ले जाना यहाँ पे आसान हो जाएगा, खासकर ये जो भी खाड़ी का जो देश है यहाँ से। तो इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे चीन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सोचिए, अब पाकिस्तान में इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खासकर ये जो रास्ता जो दिया जा रहा है पीओके के तरफ से पाकिस्तान को यहाँ पे, ठीक है, मैंने पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे सामने आ रहा है कि आखिर अब इस चीज़ को भारत कैसे टैकल करे। ग्वादर बिल्कुल ही देखेंगे तो गुजरात से बहुत इसकी दूरी नहीं है। उसके अलावा इधर जो चाबहार बंदरगाह है ईरान का, ठीक है, वहाँ से भी इसकी बहुत अधिक दूरी नहीं है। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट जो सामरिक महत्व के रूप में इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी की हम लोग बात कर लें, चाहे हम लोग बीपीएससी की बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, एक शानदार आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस में आज इसका, ठीक है, कराऊंगा आप लोगों को, ताकि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए आप लोग उसका आसानी से प्रश्न, ठीक है, उसका उत्तर आप लोग लिख पाए। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सीपीएससी की, ठीक है, पृष्ठभूमि, सीपेक के पृष्ठभूमि। अगर हम लोग बात करें एंशिएंट या मिडेवल ईरा में, तो चीन में सिल्क रोड हुआ करता था। इसी सिल्क रोड के माध्यम से देखेंगे तो चीन पूरी तरीके से, यो चाहे हम लोग यूरोप के देशों से बात कर लें, अफ्रीका हो गया, ठीक है, या फिर पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार करता था। लेकिन धीरे 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 ये सिल्क रोड पूरी तरीके से धूमिल पड़ गई, और माना जाता है कि अब इस सिल्क रोड को पुनः चाइना के द्वारा, ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफ़ी पहले बहुत फेमस था, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके माध्यम से अब चीन पुरानी जो सिल्क रोड था उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। और इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम लोग स्थल मार्ग की बात कर लें, चाहे हम लोग समुद्री मार्ग की बात कर लें, हर तरह से इस OBOR को, वन बेल्ट वन, ठीक है, रोड को यहाँ पे पूरी तरीके से जीवित करना चाह रहा है चीन, और इसमें काफ़ी वो सक्सेस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब इसी OBOR को लग रहा है ना कि वन बेल्ट वन रोड, माने एक ही बेल्ट है, एक ही रोड है, तो इसको थोड़ा नाम बदल के कर दिया गया BRI। ध्यान रखिएगा, BRI, बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव का ये भाग है पूरी तरीके से। तो आप इतना आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा जो स्थल मार्ग है, जल मार्ग है, कहीं न कहीं ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही, ठीक है, पूरा का पूरा ये जाल फैला हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो भारत का पड़ोसी देश में बांग्लादेश शामिल हो गया है, इधर म्यांमार शामिल हो गया है, श्रीलंका ऑलरेडी शामिल है। अब सोचिए, अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान से, ठीक है, अगर ग्वादर पोर्ट तक इसको आने का अगर जगह मिल जाता है तो चाइना के लिए तो हर हाल में, देख पा रहे हैं ना, मतलब भारत को डिफेंड करने का बहुत बड़ा यहाँ पे मौका मिल सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे गलवान घाटी वगैरह में जो भी भारत और चीन के बीच जो भी एक हिंसा झड़प हुई थी, जो माहौल बहुत ही यहाँ पे, ठीक है, तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन मलक्का स्टेट देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ ये जो मलक्का स्टेट है और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और चाइना का अधिकतर
जो व्यापार है इसी मलक्का स्टेट से होकर ही यहाँ पे होता है। तो भारत यहाँ पे हर हाल में चाइना को यहाँ पे डिफीट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर इस कॉरिडोर का डेवलप हो जाएगा तो देख रह पा रहे हैं ना, मलक्का का बहुत ही अल्टरनेट भाग या फिर भारत का एक बहुत बड़ा काट पूरी तरीके से चाइना के द्वारा यहाँ पे डेवलप कर लिया जाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ही ये। तो माना जाता है कि ये BRI का क्या है, एक भाग है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि इसमें भी स्थल मार्ग के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, CPEC का, ये बहुत ही पुराना माना जाता है। खासकर 1950 के दशक में, उस समय माओ त्से तुंग की सरकार थी चाइना में, नया नया जो सरकार बना हुआ था, खासकर चीनी क्रांति के बाद आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 1950 के दशक से देखेंगे तो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था CPEC कि भाई हर हाल में हमें अरब सागर तक पहुंचना है। लेकिन 1950 के दशक में चीन की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल ही, ठीक है, इसके अनुकूल नहीं थी। मतलब चीन को यूनाइट करना इतना आसान नहीं था उस समय, लेकिन माओ त्से तुंग ने बहुत हद तक करने का प्रयास किया। 1950 के दशक में देखेंगे तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही एक नव, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि होता है ना, नवजात शिशु के रूप में उभर रहा था। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में अपने पाकिस्तान भी यहाँ पे सोच नहीं सकता था। तो 1950 के दशक से चीन की हर हाल में इच्छा थी कि भाई हम अरब सागर में एंट्री मारे, लेकिन कैसे मारे, ठीक है, अभी उस बारे में, ठीक है, चीन सिर्फ यहाँ पे सोचा हुआ था। लेकिन 2006 में देखेंगे तो जब ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे खुल गया, क्योंकि यहाँ पे जब पोर्टों की बात करें तो इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कराची हो जाएगा, इधर ग्वादर बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। तो ग्वादर बंदरगाह बिल्कुल ही बलूचिस्तान के निचले वाले भागों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये जब बंदरगाह खुल गया तो चीन की फिर से एक बार जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, फिर से इसकी जाग उठी कि भाई हम लोग बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव को डेवलप कर ही रहे हैं, तो इसी के माध्यम से क्यों ना इस एरिया को भी पूरी तरीके से, ठीक है, डेवलप किया जाए अपने आर्थिक हितों के लेके, ठीक है। अब यहीं से शुरू हो गया, और इसमें चूँकि अब यही है वैदेशिक संबंध कि अगर एक देश से, ठीक है, खासकर जब रिश्ते खराब होने लगते हैं तो दूसरा अल्टरनेटिव देश की यहाँ पे तलाश होती ही होती है। और वही हुआ पाकिस्तान के साथ कि इतने बड़े देख रहे हैं ना शीत युद्ध के दौर में किस प्रकार पाकिस्तान जाके पूंजीवादी देश अर्थात अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया, कितना उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिलते गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में डेवलप होती गई। लेकिन धीरे धीरे उस आतंकवादी गतिविधियों की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का संबंधों का पूरी तरीके से कमज़ोर होना, और अब यहीं से शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान का, ठीक है, पूरी तरीके से चाइना की तरफ झुकाव होना, क्योंकि उसको अभी भी, ठीक है, बहुत अधिक कैपिटल की ज़रूरत है। ऐसे में खुद जनरेट कर नहीं सकता है, तो एक बहुत बड़ा जो अल्टरनेटिव कंट्री के रूप में यहाँ पे चाइना ही सामने आता है। अब यहीं से शुरू हो जाएगा। 2013 में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चीन की यात्रा होगी। अब इस यात्रा माना जाता है कि उस समय 2013 में ही पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आसिफ अली जरदारी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस सीपेक को, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट एक होता है ना मार्गदर्शन करने के रूप में। तो यहीं से शुरू हो गया चीन की यात्रा, और इसी में माना जाता है कि पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए पूरी तरीके से बल दिया गया, अर्थात इसकी औपचारिक शुरुआत आप 2013 से मान सकते हैं। 2013, 2015 का दौर आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को ही लेके बात चल रही है कि चर्चा में क्यों है अभी आगे आखिर हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक हैं, तो आखिर हम लोग इसे क्यों कर रहे हैं। तो देखिए चर्चा में रहने का इसका मैंने 4 कारणों को आप लोगों से सीखे शेयर करने का प्रयास किया है। पहला कारण तो यह है कि इमरान खान की हाल ही में देखेंगे तभी 2023 में फरवरी महीने में लगभग 4 फरवरी के आसपास 4 दिवसीय बीजिंग यात्रा की गई थी। अब बीजिंग यात्रा हुई यहाँ पे इमरान खान के द्वारा, खुद आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, और इसमें सीपेक के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो काफ़ी ये, ठीक है, चर्चा में रहा था। और अभी पाकिस्तान की देख पा रहे विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम हो चुका है हर हाल में, ठीक है, उसको विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, बढ़ाने की यहाँ पे, ठीक है, कोशिश करना है। और ऐसे में वो अलग अलग देशों से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज लेने का भी प्रयास कर रहा है। तो ये भी एक पहल था यहाँ पे। दूसरे बात कर रहे हैं हम लोग तीसरे देश को लेके। ये आखिर तीसरा देश का मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग $60 बिलियन से अधिक इस सीपेक में यहाँ पे खर्च कर दिया गया है। और माना जाता है कि अभी इसका जो बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है
फंड की कमी की वजह से ठीक है जूझ रहा है, तेज़ी से प्रोसेस में यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे दोनों देशों ने ये निर्णय लिया है कि अगर तीसरा देश को अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में तेज़ी से फिर से रफ्तार आ जाए। तो तीसरे देश को लेकर न्यूज़ में आप लोगों के लिए ठीक है देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे सऊदी अरेबिया का नाम आ सकता है, यूएई का नाम आ सकता है, हालांकि ये यूएई भारत का बहुत अच्छा अलायंस है। रसिया का नाम आ सकता है। इसके अलावा ठीक है अभी हाल ही में जर्मनी का भी नाम आ रहा था, ईरान का भी नाम आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे जो कंट्री है तीसरे देश को लेकर ठीक है मैंने न्यूज में देखेंगे तो खबरें यहाँ पे मिलती ही यहाँ पे रह रही है। ऐसे में अब कौन शामिल होगा, ये करेंट का टॉपिक है, आप लोग इसे ठीक है गहनतापूर्वक देखते रहिएगा। आगे क्या अपडेट होगा अभी किसी को नहीं पता। दूसरा है यहाँ पे एक बहुत ही शानदार पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है कि अफगानिस्तान में विस्तार को लेके आखिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो अफगानिस्तान में विस्तार क्यों किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान एक आसान देश है, तालिबानी गवर्नमेंट है वहाँ पे, और वहाँ पे कम ठीक है बम गोला बारूद एक आध रॉकेट इस प्रोजेक्ट में मार दिया जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान के तालिबानियों से ठीक है दोस्ती तो कुछ थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन दुश्मनी बिल्कुल उनसे ठीक नहीं है। इसीलिए चाइना चाह रहा है कि इस प्रोजेक्ट का कुछ भाग हम अफगानिस्तान में भी डेवलप कर लें, ताकि अफगानिस्तानियों से तालिबानियों से उसकी सिक्योरिटी इश्यू को लेके सुरक्षा संबंधी जो कारण है पूरी तरीके से फिक्स हो पाए। अब इसीलिए देख पा रहे हैं ना अफगानिस्तान में इसको यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद ये अभी हाल ही में देखिए नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन किया गया है इसी सीपेक के माध्यम से, चूँकि इसमें एनर्जी में भी बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब नाभिकीय रिएक्टर का जो उद्घाटन किया गया है $2.7 बिलियन, सोच पा रहे हैं $2.7 बिलियन। अब इससे क्या होगा, तो पाकिस्तान में सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी एनर्जी जैसे गतिविधियों से बहुत अधिक जूझ रहा है, बहुत अधिक उसको समस्या है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी उसकी ख़राब है और उसकी विदेशी मुद्रा ऑलरेडी ठीक है ख़राब ही ख़राब है। तो वैसे में अगर एनर्जी यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से जो कि चीन के द्वारा ही पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है, वो अलग बात है कि इसमें देखेंगे तो बहुत ही अधिक मतलब चीन ने इसमें प्रॉफिट कमाया हुआ है। अभी चीन में इसको लेके कमेटी बनाई गई थी, इसका पूरा ऑडिट किया गया था, समझ पा रहे हैं, ऑडिट किया गया था और उसमें माना गया कि 237% इस रिएक्टर को बनाने में मैंने इस एनर्जी मैंने जो भी इन एनर्जी के क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो 237% से अधिक चीन की कंपनियों का यहाँ पे मुनाफा हुआ है। सोच पा रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रेन का डेवलपमेंट किया गया, ट्रेन का विकास किया गया, लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पे बोला कि भाई ये जो ट्रेन है दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पटार के समान है। अर्थात अंग्रेज लोग खर्च तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को होगा। जो रेल बनाने में ब्रिटेन में खर्च हुआ उसका 10 गुना से अधिक वही रेल बनाने में भारत में खर्च हुआ। अब यही चीज़ है कि नाभिकीय रिएक्टर का जो यहाँ पे बनाया जाना एनर्जी के क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पे ठीक है जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, चीन में जो खर्च हो रहा है, सपोज करिए यहाँ पे ठीक है अगर ₹1 हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ₹237 हो रहा है। इतना अधिक 237% का पूरी तरीके से ठीक है कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आम के ठीक है बोलते हैं ना आम के दाम गुठलियों के दाम, यहाँ पे तो कुछ यही भाव है। चीन हर तरीके से देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीपेक क्या है। अब तो आपको आसानी से ठीक है समझ में आ ही गया होगा, एक बहुत ही बड़ा $multi-million प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हर हाल में चीन की मंशा है कि हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, चाहे हम लोग ठीक है मध्य भाग हो गया, अफ्रीका का भाग हो गया, यूरोप हो गया, जो भी खाड़ी का क्षेत्र है, इन सारे ही क्षेत्रों में ना हम लोग स्थल मार्गों से बल्कि समुद्री मार्गों से भी पूरी तरीके से पहुँच पाए। तो यही है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर रणनीति। अब सोचिए इन सारे क्षेत्रों में अगर आ जाएगा कोई भी देश, सपोज करिए कि जापान को ही ले लीजिए, यहाँ जब जापान है, यहाँ पे ताइवान है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अच्छा खासा इनका भी रोल है। कोई भी वस्तु को अगर ये बना के भेज रहे तो मलक्का स्टेट ऐसे ही भेजेंगे, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें चाइना यहाँ से बाजी मार लेगा कि चाइना ठीक है, एक तो इसका पूर्वी क्षेत्र चाइना कितना डेवलप है, पश्चिमी क्षेत्र बहुत अधिक डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे जब बहुत अधिक
देख पा रहे हैं ना, पे लॉजिस्टिक हब वगैरह जो भी आईटी सेक्टर वगैरह जब यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब जब अपने पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में चीन के द्वारा विकास कर लिया जाएगा, तो उसको आसानी से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भेज सकता है ग्वादर पोर्ट में। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सीधे के सीधे यहाँ पे चीन का बच गया। सोचिए, एनर्जी चीन का बच गया, अब उसका क्या कर सकता है, सेल कर सकता है मार्केट में। संसाधनों का ठीक है पूरी तरीके से दोहन करने से बचा सकता है। तो हर हाल में चाइना यहाँ पे ठीक है प्रॉफिट में यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अब जो भी क्षेत्र आएगा यहाँ पे इसके वस्तुओं का दाम ऐसे ही कम हो जाएगा। एक तो हाई टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, उसके वजह से ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कम होना, समझिए कि बड़ी बड़ी जो भी दूसरे देशों की कंपनियां हैं उसके लिए खतरे की घंटी के बिल्कुल समान है। तो इसको आपको समझना है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं सीपीईसी के उद्देश्य। सीपेक के उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि चीन पाकिस्तान को स्थल मार्ग से जोड़ना। अब यही जो पाकिस्तान का ठीक है जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो देख पा रहे हैं ना इधर, हालांकि पीओके बहुत ही विवादित क्षेत्र है और इसी पीओके से यहाँ पे एंट्री कराया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है। चीन पाकिस्तान स्थल मार्ग से जोड़ना अर्थात अब जो चाइना का जो उत्तर पश्चिम का जो भाग है, यहाँ पे एक झिंजियांग प्रांत है, वहीं पे एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है कासगढ़। ध्यान रखिएगा, कासगढ़। तो यही है झिंजियांग का कासगढ़ से। अब इसी कासगढ़ में देखेंगे तो आपको उइगर मुसलमान, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा ठीक है, उइगर मुसलमान यहाँ पे बड़ी तादाद में रहते हैं। तो यहीं से डेवलप किया जा रहा है। बलूचिस्तान में स्थित ठीक है जो ग्वादर जो पोर्ट है, यहीं पे यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्वादर जो पोर्ट है देख पा रहे हैं ना बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में चूंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो हिंदू लोग रहते हैं, बहुत अधिक डेवलप क्षेत्र नहीं है। तो शुरुआती तौर पर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऐसे ठीक है ऐसे लाया गया था सीधे बलूचिस्तान से होके, लेकिन बाद में इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को ठीक है लास्ट में आके यहाँ पे मोड़ दिया गया ठीक है। थोड़ा सा इसका भाग आपको बलूचिस्तान की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने ठीक है दूरदर्शिता, या फिर कह सकते हैं कि चीन ने भी बहुत अधिक दूरदर्शिता का कदम उठाया हुआ है। तो बलूचिस्तान में आप देख पा रहे हैं ग्वादर बंदरगाह को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। अब बंदरगाह ही क्यों, तो आपको समझना है यहाँ पे कि बंदरगाह से पूरी दुनिया में यहाँ पे ठीक है चाइना अपनी वस्तुओं का अपनी ठीक है निर्यात कर सकता है, या फिर इसी बंदरगाह के माध्यम से जो भी क्रूड ऑयल वगैरह होगा ठीक है उसको आयात भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी तरीके से कम हो जाएगा। दूसरी बात करें हम लोग कि लगभग 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ये देख पा रहे हैं, ये जो इसकी लंबाई है लगभग 3000 किलोमीटर यहाँ पे लंबा मार्ग है। और यहाँ पे हर एक क्षेत्र में देखेंगे ना, यहाँ पे अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, तो बहुत सारे मल्टी प्रोजेक्ट को यहाँ पे चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जोड़ने वाली जो भी इसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का यहाँ पे विकास हो रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इस समझौते के तहत पाकिस्तान ठीक है मैंने पाकिस्तान की सहायता करेगा चीन, चाहे हम लोग बात कर ले मोटर मार्ग में। अब इसमें स्थल मार्ग को पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा, रोडवे बनेगा, बड़ी बड़ी हाईवे बन सकती है, एक्सप्रेसवे बन सकती है। ट्रेनों का यहाँ पे पूरी तरीके से समझ रहे हैं ना, ट्रेन रूट को पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। हवाई अड्डा, इसके अलावा समुद्री संपर्क को पूरी तरीके से बढ़ाने पे बल दिया जाएगा। पाइपलाइन, समझ रहे हैं ना, ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी के लिए। पाइपलाइन देखिए, अभी यही जो पाइपलाइन है, अगर भारत को मिल जाता कि भाई रसिया से सीधे तुम मध्य एशिया से होते अगर पाकिस्तान से एंट्री ले सकते हो, तो भारत का कितना अधिक एनर्जी यहाँ पे सेव हो सकता है, सोचिए। अब वहीं जो रसिया से बहुत बड़ी मात्रा में जो भी गैसें हैं उस पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अभी रसिया यूक्रेन के माध्यम से देखेंगे तो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत महंगी वहाँ पे जो गैस हो गया एनर्जी के क्षेत्र में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जिसकी वजह से देखिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी वहाँ पे कितने लोग ठंड से लोग मारे गए, बहुत उसका बड़ा कारण था एनर्जी का महंगा होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी का यहाँ पे महंगा होना। तो पाइपलाइन का ठीक आप महत्व आपको समझना है रसिया यूक्रेन के माध्यम से कि अभी कितनी अधिक वहाँ पे समस्याएं लोगों को हो रही है, खासकर यूरोप के लोगों को। अब ये जब पाइपलाइन बिछ जाएगा पूरा का पूरा, तो इससे बहुत बड़ा जो फायदा पाकिस्तान को होगा, चीन को यहाँ पे होगा ही होगा। अब इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन ये एक रियायती ऋण है चीन के एक्जिम बैंक के द्वारा। सबसे बड़ा जो ठीक है अमाउंट जो दिया गया है चीन का एक्जिम बैंक है उसके द्वारा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि भारत में जब ठीक है खासकर
दिल्ली में जब दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था तो इसके लिए जापान ने सपोर्ट किया। जापान ने बहुत ही सस्ता, मैंने माना जाता है कि 0.1% की दर पे भारत को एक ह्यूज मात्रा में यहाँ पे, ठीक है, मतलब कर्ज दिया। अब कर्ज थोड़ा सा खराब लगता है, उसको फंडिंग बोल दिया जाता है, देख रहे हैं, तो उसको फंड किया, भारत को फंड किया। अब सोचिए कि अब यहाँ पे जब कर्ज की राशि बिलियन डॉलर में पहुँच जाती है तो जो उसका 0%, एक मतलब 0.1% भी अगर इंटरेस्ट के रूप में आप चुकाते हैं तो कोई छोटी राशि यहाँ पे नहीं होती है। अब यही चीज़ यहाँ पे चीन के, ठीक है, द्वारा पाकिस्तान में किया जा रहा है कि अब जो भी ये 40 बिलियन से शुरू हुआ था 60 बिलियन डॉलर तक इसकी कहानी पहुंच चुकी। अब इसमें पाकिस्तान को, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे कर्ज देना पड़ रहा है। अब और अभी जो, ठीक है, माना जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा 2 बिलियन डॉलर से अधिक यहाँ पे कर्ज दिया जा चुका है चाइना को, 2 बिलियन डॉलर से। और एक ये कर्ज किसका है सोचिए, पाकिस्तान सरकार का, वहाँ के आम जनता का, टैक्स पेयर का कर्ज है जो कहीं न कहीं यहाँ पे चीन को दिया जा रहा है। तो इसका एक एस्पेक्ट आपको समझने के लिए मिल रहा होगा कि वाकई में, ठीक है, ये एक प्रकार का ऋण ही है और इस ऋण के माध्यम से भले ही पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है लेकिन अभी उसको अल्पकालीन, जो कि ऐसा देश जो विदेशी मुद्रा से लड़ रहा है, अभी उसको मतलब समझ रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़ रहा है। तो इतना ही आसान तो नहीं है चीन के लिए, मतलब सॉरी, पाकिस्तान के लिए। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सीपीईसी के 3 प्रमुख घटक। 3 प्रमुख घटकों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा। और हाल में यहाँ पे चीनी कंपनियों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। बड़े बड़े जो भी चीनी कंपनियाँ, उनको मौका दिया जा रहा है कि भाई जाओ चीन में, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पे आप लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट चलाओ। और वो जो भी जो टेंडर मिल रहा है ना, वो टेंडर बड़े मज़े की बात, वो यहाँ पे, ठीक है, आर्मी से, मतलब जो मतलब सगे संबंधी होते हैं, जहाँ पे भाईचारे हैं, इमरान खान के बहुत सारे सगे संबंधियों को इस टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। टेंडर होता है ना, मतलब उसकी ठेकेदारी, तो ये भी एक समस्या का कारण है। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा, अब इससे क्या होगा, तो एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर किसी एरिया में सपोज करिए अगर सड़क बन रहा है, अगर कोई यहाँ का जो ठेकेदार है जिसने टेंडर लिया है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो आसपास के जो भी लोग हैं यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये सही से काम नहीं हो सकता है। अब ये जो ठेकेदार लोग क्या करता है कि जो भी आसपास का जो भी लोग है, पावरफुल लोग है, इनको ये लोग मैनेज कर लेगा पैसे दे के, पैसे खिला के। अब इनका मुंह ही बंद हो जाएगा। अब इसमें 2 नंबर सामान लगाओ, 3 नंबर सामान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वही गतिविधियाँ है यहाँ पे कि जैसे चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और पाकिस्तान में जो भी नामी हस्ती गिरामी लोग हैं, खासकर पॉलिटिक जो पार्टी से संबंधित रखते हैं, वैसे लोगों की साठगांठ एक बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो हो सकता है कुछ खामियां भी आपको देखने के लिए आगे मिल सकती है। पश्चिमी चीन और पाकिस्तान के तटीय बंदरगाहों के बीच संपर्क को क्या करना, बढ़ावा देना। तो पश्चिमी तटीय चीन, यही जो काशगर झिंजियांग प्रांत का क्षेत्र है, और पाकिस्तान का जो भी तटीय जो इलाका है, देख पा रहे हैं पूरी तरीके से इसको डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोल हो गया, हाइड्रो हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, सब यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एक विशेष आर्थिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख पा रहे हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है, ठीक है, येलो कलर में, सब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब क्या है कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जब यहाँ पे डेवलप कर लिया जाएगा तो यहाँ पे व्यापार हो गया, व्यापार के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, उत्पादन हो गया, व्यापारिक गतिविधियों को यहाँ पे तेज़ी से बढ़ावा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अब जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरीके से क्या होगा, डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। तो यही किया जा रहा है कि ग्वादर क्षेत्र में चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की क्या करना, अनुमति देना। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के लिए यहाँ पे इस गलियारे का महत्व यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात करें हम लोग तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ना। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत का, ठीक है, चाहे उत्तर से दक्षिण हो गया, पूर्व से पश्चिम हो गया, सबको एक कनेक्टिविटी प्रदान किया, तो उससे सब, ठीक है, फ़ायदा किसको हुआ, आम लोगों को भी हुआ, जो भी निवेश करता थे उनको भी हुआ, अंग्रेजों को भी हुआ आवागमन के लिए, ठीक है। तो ठीक यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि रेल और सड़क का जब नेटवर्क पूरी तरीके से बिछ जाएगा तो जो भी निवेशक है, आम लोगों के लिए यात्रा यहाँ पे आसान हो जाएगा। निवेशक की बात करें तो जो भी यहाँ पे, ठीक है, चाहे कोई अगर कंपनी है, अगर सपोज करिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी प्रोजेक्ट चला रही है, चाहे वो विंड के क्षेत्रों में, कोल के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, तो तेज़ी से क्या होगा तो भाई उनका आवागमन यहाँ पे आसानी से हो सकता है, और आम लोगों के लिए तो होगा ही होगा। दूसरा यहाँ पे राजस्व उत्पन्न होगा।
क्योंकि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट है तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा होता है ना, दूर मैंने बोलते हैं ना, दूर के ढोल काफ़ी सुहावन लगते हैं। ये राजस्व उत्पन्न तब होगा जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी क्या है, ख़राब है। ये ठीक वैसे ही बार बार मैं दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जब तक दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो गया, पैसा लगते गया उसमें, उस समय देखिए अगर परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अनुकूल नहीं हो तो समस्या होती इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। और पाकिस्तान को ये चीज़ समझना चाहिए, राजस्व यहाँ पे उत्पन्न होगा, लेकिन कब होगा, जब पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तब ना होगा। अभी तो उसको समस्या हो ही रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा हास्यपद है यहाँ पे रोजगार का सृजन। चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि देखो इतने बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत अधिक यहाँ पे रोजगार का जनरेट होगा। नो डाउट हुआ भी है, माना जा रहा है कि लगभग 2.3 मिलियन के आसपास, 23 लाख के आसपास यहाँ पे रोज़गार जनरेट हुआ है। लेकिन बड़े मज़े की बात कि जो रोज़गार जो जनरेट हुआ है, इसमें अधिकतर जो रोज़गार किसको मिल रहा है, चीनी लोगों को, चीनी कंपनियों को मिल रहा है, जो वेल ठीक है स्किल है, हाईली स्किल है, ठीक है, पूरी तरीके से वेल एजुकेटेड है, इनको मिल रहा है ना। चूँकि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, यहाँ पे वेल ट्रेन लोगों की ज़रूरत है और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो लेबर का काम उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो भी एक मोटा पैकेज वाला जो ठीक है जॉब है, सब किसको मिल रहा है, चीन के लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी फ़ायदा किसको हो रहा है, चीन को ही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्वादर को एक वैश्विक बंदरगाह का शहर बनाने के लिए चीन मैंने हर कदम मैंने कसम खा लिया है। मैंने ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ग्वादर पूरी तरीके से चीन की मतलब एक बपौती कह सकते हैं, होता है ना कि भैया मेरे बाप का है, जो मन करे वो हम कर सकते हैं। तो वैश्विक बंदरगाह शहर बनाने के लिए आतुर है। मैंने लगता है कि क्या पता चीन अगर ठीक है पूरी तरीके से पाकिस्तान में इतना अगर कर्ज दे देता है, डेब्ट ट्रैप होता है ना, फंस जाना, जैसे श्रीलंका में हम्मन टोटा के साथ हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मामला ना आया है कि भाई ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान को ठीक है चीन को बेचना पड़ जाए। हर हाल में इसको देखिए डेवलप कर रहा है किस प्रकार से। इसके अलावा दक्षिण एशिया में सबसे व्यस्त शिपिंग बंदरगाह भी बनाना चाह रहा है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे व्यस्त शिपिंग बंदरगाह देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएगा, खासकर इन अरेबियन सी में, हिंद ओशियन में। चूँकि जैसे कि स्वेज कनाल है, पनामा नहर है, इधर सिंगापुर का जो मलक्का स्टेट है, देखेंगे तो बहुत ही एक वैश्विक बंदरगाह जहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्यों नहीं हो सकता है, जब इतने बड़े जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे भी ठीक है ऐसा हो सकता है। और चीन इसमें पीछे कहीं नज़र हटता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, दक्षिण और मध्य एशिया के बाज़ारों से जोड़ने वाला वाणिज्यिक केंद्र मैंने सब समझा दिया है। चाहे हम लोग बात कर ले दक्षिण एशिया की या फिर बात कर ले हम लोग मध्य एशिया की तरफ, ठीक है, हर तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी पूरी तरीके से प्रदान करते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें पाकिस्तान के लिए, अब इसकी चुनौतियाँ क्या है, सीपेक की चुनौतियाँ क्या है। देखिए सबसे पहला जो चुनौती है क्षेत्रीय असंतुलन। अभी मैंने आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट दिखाया था मल्टी प्रोजेक्ट, उसमें एक ही जो क्षेत्र था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ डेवलप हो रहा था, बाकी जितना सारा क्षेत्र डेवलप हुआ है सब ही पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ डेवलप हुआ है। सोचिए पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ डेवलप हुआ है। इसके वजह से क्या हो सकता है, तो जो भी इधर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये यहाँ पे ठीक है पूर्वी क्षेत्रों के खिलाफ एक मनमुटाव की स्थिति आ जाएगी, राजनीतिक जो असंतुलन की स्थिति देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई तुमने जो भी डेवलपमेंट करवाया पूरब की तरफ करवाया, हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है। तो एक क्षेत्रीय असंतुलन की भावना यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। दूसरा चीज़ है बलूचिस्तान को लेके, जो कि बलूचिस्तान में ठीक है ग्वादर पोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहा है। और बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये भारत का पीओके ही है, एक अशांत क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है। तो इसको टैकल करके चलना पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चैलेंज भी है जो कि ठीक है यहाँ पे हो सकता है। देखते हैं ना बलूचिस्तान में आए दिन आप लोगों ने न्यूज़ सुनते होंगे कि कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया या फिर हिंदू महिलाओं के साथ हो गया। मैंने यहाँ पे भेदभाव की जो नीति है एक पाकिस्तान की बहुसंख्यक जनता के द्वारा यहाँ पे करने का प्रयास किया जाता है। नो डाउट ठीक है यहाँ पे ऐसा होता ही होता है, कितने बार न्यूज़ में हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा बात करें हम लोग ऋण जाल को लेकर, डेब्ट ट्रैप को लेकर, तो अभी IMF के द्वारा देख पा रहे हैं IMF के द्वारा बोला गया है कि चीन ने जितना ऋण जो दिया है 100% में देखा जाए तो 27% से अधिक जो ऋण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में दिया हुआ है। तो ये है डेब्ट ट्रैप। पूरे के पूरे एशियाई देश, हम लोग बांग्लादेश की बात कर ले, म्यांमार की बात कर ले, श्रीलंका की बात करें, ये बिल्कुल डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। बांग्लादेश तो कुछ ठीक है,
अब अभी जो मामला आ रहा है किसकी, पाकिस्तान की, ये भी पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहा है। तो देखिए समस्या होगी कि नहीं होगी। पर्यावरणीय प्रभाव, अब सोच पा रहे हैं यहाँ पे हाईली सेंसिटिव जोन है, पूरा का पूरा जो ये एरिया है, ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर पामीर की ग्रंथ जिसको संसार की छत कहा जाता है, हिमालयन रेंज है, इधर हिंदुकुश की इधर पहाड़ियाँ है। अब समझ सकते हैं यहाँ पे कि अब इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर चलाया जा रहा है तो पूरी तरीके से वनों की कटाई होगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देख पा रहे हैं ना, इधर जो लद्दाख के क्षेत्रों की तरफ देखिए कितना वहाँ पे, ठीक है, प्रोटेस्ट अब अभी भी चल रहा है, ठीक है, वांगचुक के द्वारा। तो समस्या है कि नहीं है, जो लोग पहले सेंसिटिव है वो इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव को लेके यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा जो निगेटिव इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बात करें हम लोग सामाजिक निहितार्थ को लेके, जब इतने बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है तो सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे माइग्रेशन को लेके। देख रहे हैं, चाहे हम लोग भारत की बात कर ले, जब टिहरी बांध की हम लोग बात कर ले इधर, चाहे जो भी बड़े बड़े, ठीक है, परियोजनाओं को भारत में चलाया गया, उससे क्या लोगों को विस्थापन नहीं होना पड़ा। जो भी उनकी भूमि है, समझ पा रहे हैं, भूमि का पूरी तरीके से अधिग्रहण किया जाता है, भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। और इसी अधिग्रहण को लेकर पाकिस्तान में बड़े मजे की बात कि सेना को पूरी तरीके से परमिशन दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस सेना करेगी। अब सेना में जो भी उच्च रैंक के जो अधिकारी लोग हैं, औने पौने दामों में गरीब लोगों से भूमि को खरीद के कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने, ठीक है, मतलब जेब भर रहे हैं वो लोग। अब इनका जब माइग्रेशन होगा तो इनका आजीविका का साधन फिर से एक बना बनाया घर इनका उजड़ रहा है, तो समस्या होगी कि नहीं होगी। और इतिहास गवाह है कि माइग्रेशन जब भी होता है तो माइग्रेशन जिसका होता है समस्या सिर्फ और सिर्फ उसी को होता है, उसमें सरकार भी बहुत अधिक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले नहीं करती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामाजिक निहितार्थ में हो सकता है कि फिर से अलगाववाद, ठीक है, आतंकवाद जिससे गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिल सकता है। संप्रभुता की चिंता सबसे बड़ा, एक स्वतंत्र देश के लिए जो उसकी सोवरेनिटी है सब कुछ होती है मेरे ख्याल से। अगर यही सोवरेनिटी नहीं रही, आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में अगर आप खुली आज़ादी, खुली जो भी अपना डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, तो फिर संप्रभुता का मतलब क्या, स्वतंत्रता का मतलब क्या। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि संप्रभुता को वो मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ऑलरेडी पाकिस्तानी संसद में कुछ अपोजिशन पार्टियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो समस्या तो है यहाँ पे, जो कि हर हाल में ये चुनौतियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीन के लिए इस गलियारे का महत्व यहाँ पे क्या हो सकता है। इस गलियारे का महत्व यहाँ पे चीन के लिए क्या हो सकता है। तो मध्य पूर्व और यूरोप तक आसान यहाँ पे पहुँच क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये यहाँ से आ जाएगा ग्वादर में, तो मध्य पूर्व का जो भी एरिया है बिल्कुल आसानी से आएगा, पूरे अफ्रीका तक आ जाएगा। इसके अलावा इधर से, ठीक है, स्वेज कनाल होते यूरोप तक इसकी पहुंच बेहद ही यहाँ पे आसान हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेहद कम हो जाएगा। मैंने बताया था लगभग 12,000 किलोमीटर की यहाँ पे कटौती हो जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्रों में उभरना, अब हिंद महासागर क्षेत्रों में उभरने के लिए अरब सागर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हम लोग बात कर ले, इधर, ठीक है, चाहे हम लोग जो भी एक खाड़ी है यहाँ पे इसकी जो उपस्थिति है भारत के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज पैदा करेगी। अब यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, समझिए यहीं पे ग्वादर पोर्ट है, बगल में कराची का पोर्ट है और बगल में ही गुजरात का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या होगी कि नहीं होगी। ऐसे तभी चाइना बोल रहा है कि वहाँ पे हम लोग ग्वादर पोर्ट को सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में उभरना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आर्थिक और भू राजनीतिक अनुसारता के रूप में आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो मध्य पूर्व और चीन के बीच उत्पादों की आवाजाही के लिए एक नया मार्ग हो गया। अभी तक तो मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी अधिक हो रहा था, अब इससे क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। अब इससे जो भी अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो जहाँ जहाँ चीन व्यापार कर रहा है यूरोप में, चाहे अफ्रीका के बहुत बड़े एरिया में देखेंगे, तो चीन यहाँ पे जो भी सस्ती वस्तुएं यहाँ पे आपूर्ति करता है तो अब वो और अधिक सस्ती हो जाएगी। समस्या किसको होगा, जो भी, ठीक है, मतलब यहाँ पे ताइवान हो गया, जापान हो गया, भारत जैसे देशों को समस्या होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने में हमेशा समस्या होगी। ऑलरेडी उसने अपना रेट काफ़ी कम करके रखा हुआ है। समझ रहे इस बात को। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अंग्रेजों ने किया था भारत में, जो भी कच्चा माल ले जाके अपने औद्योगिक क्षेत्रों में तैयार माल करके भारत के मार्केट में उतारना। अब उन वस्तुओं का मुकाबला जो कि हम लोग, ठीक है, बहुत ही
पुरानी टेक्नोलॉजी से हस्तकरघा हो गया, लघु उद्योगों से हम लोग ठीक है कर रहे हैं, समझिए उसका प्रतिस्पर्धा वो कभी कर पाएगा? ये ठीक वही है चाइना की टेक्नोलॉजी। चाइना ने अपने आप को ठीक काफ़ी आगे कर लिया है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत मायने रखेगा, ध्यान रखेगा इस चीज़ को। तो समस्या यहाँ पे होगी। अर्थात हर मामले में देखेंगे तो इस कॉरिडोर से चीन को फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। चीन पाकिस्तान का जो द्विपक्षीय संबंध मजबूत होगा, जो कि पाकिस्तान का ऑलरेडी यूएसए से देखेंगे तो काफ़ी हद तक स्थिति ठीक है, मतलब अब बहुत अधिक बन नहीं रहा है। तो पाकिस्तान को एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो कि अमेरिका का रोल ठीक है निभा सके, और ऐसे में चीन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर कब तक, ये भी तो समझना है। पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने भी छोड़ा, क्या पता अब फिर वो मामला ठीक है फिर से यहाँ पे दोहरा जाए, इतना अधिक डेप्ट ट्रैप में फंस जाना। जब चीन का क्या है देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे चीन का कुछ भी नहीं, एक ही चीज़ है उसका इंटरेस्ट। वैदेशिक संबंधों में कुछ भी इथिक्स नहीं होता है, इथिकल वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, इंसानियत भी कुछ नहीं होता है। देखिए रसिया यूक्रेन युद्ध, इस चीज़ को आपको समझना होगा। वैश्विक संबंधों में एक ही चीज़ होता है और वो है सबसे बड़ा इंटरेस्ट, किसका कहाँ पे कितना बेनिफिट हो रहा है। तब तक बेनिफिट हो रहा है जब तक व्यापारिक संबंध है, तब तक उसे संबंध भी अच्छे है। ये कट गया सब खत्म हो जाएगा, समझना है। उसके बाद बात करें हम लोग चीन के लिए सीपीईसी की यहाँ पे चुनौतियाँ क्या क्या है। बहुत अधिक चुनौती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती है सुरक्षा संबंधी चिंता है। चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भी स्टाफ आ रहे हैं, तो वह पाकिस्तान में कई सारे ठीक है अलगाववादी गुट भी मौजूद हैं, आतंकवादी जिसी संगठन भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे कोई एक आध बम ना मार दे, बहुत सारे चीनी सैनिकों की यहाँ पे ठीक है, मतलब चीनी जो स्टाफ है उनकी हत्या भी हो सकती है। तो सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लेकर 2020 में ही देखेंगे तो पाकिस्तानी संसद ने एक विधेयक पास किया हुआ था कि भाई इनकी इस प्रोजेक्ट की या इस प्रोजेक्ट में लगे हुए व्यक्तियों की जो सहायता करेगा पाकिस्तान की आर्मी। तो ये भी एक बहुत मामला ठीक है, मतलब इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक विरोध भी हो रहा है चीन का, ठीक है ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विरोध पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है कि देखो इसमें पारदर्शिता की कमी है। जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी के क्षेत्र में चीन में जो ठीक है रेट था, मैन्युफैक्चरिंग जो रेट था, पाकिस्तान में वही चीज़ मैन्युफैक्चर किया गया तो 237% से अधिक ठीक है यहाँ पे खर्च यहाँ पे हुआ, जो कि पाकिस्तान का ठीक है टैक्स पेयर लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है। तो समझना इस चीज़ को। और संप्रभुता को लेकर, सोवरेनिटी को लेकर अभी मैंने आप लोगों से जस्ट मेंशन किया हुआ था कि क्या क्या समस्या है सोवरेनिटी को लेकर। सबसे बड़ी समस्या है थर्ड पार्टी देश का किसी स्वतंत्र देश में इस तरीके से एंट्री करना। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी आंतरिक और बाह्य गतिविधियों पे समस्या आएगी। बहुत सारे जो अभी करेंट के जो ठीक है एक से एक जो समझ रहे हैं ना विद्वान लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं कि नौ कॉलोनिज्मवाद का कहीं कहीं शुरुआत तो नहीं हो रहा है फिर से। ठीक जैसे भारत देखिए कैसे गुलाम हुआ, एक व्यापारिक कंपनियों ने किस प्रकार से भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरीके का इम्पैक्ट तो आज वर्तमान समय में चीन के द्वारा भी दिखाया जा रहा है कि कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट के माध्यम से पहले पाकिस्तान में एंट्री करो, धीरे धीरे डेप्ट रैप में बहुत सारी ठीक है गतिविधियों को हासिल करते हुए उसके राजनीतिक गतिविधियों पर एंट्री मारो और फिर वहाँ की सरकार को ही पूरी तरीके से डैमेज कर लो। हर हाल में मैंने एक नौ कॉलोनिजवादी नौ उपनिवेशवाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हुए भी नजर आएगा। उसके बाद बात करते हैं सीपीईसी पर भारत का रुख क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे भारत का रुख। अब यहाँ पे देखिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सबसे नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए देखिए हमेशा ही किसी देश से भी लड़ने भिड़ने के लिए यहाँ पे तैयार है, नो डाउट, इतिहास गवाह है, देख लीजिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय संविधान में पीओके को एक अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न अंग यहाँ पे माना गया है। बहुत ही विवादास्पद क्षेत्र है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1947-48 के दौरान जब ये युद्ध चला तो यूएनओ में जब मामला गया तो सीधे सीधे बोल दिया कि जो जहाँ है वहीं पे रुक जाए, लेकिन ऑफिशियली रूप से किसका कंट्रोल हो वो यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया। इसीलिए पाकिस्तान मानता है कि वही हमारा क्षेत्र है, भारत मानता है कि हमारा क्षेत्र है। अब यहीं पे समस्या है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ। चूँकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए अभी हाल ही में ये जो गलवान घाटी की तरफ जो कि ये पूरा का पूरा भारत का सोवरिन क्षेत्र है, यहाँ पे भारत के सैनिकों के द्वारा जब रोड बनाया जा रहा था तो देखिए चीनी सैनिकों ने विरोध किया, कितने सैनिक लोग मारे गए। अब यहाँ पे पाकिस्तान को समझना होगा ठीक है कि भाई एक तो क्षेत्र हमारा नहीं है और उसमें भी हम
चीन को दे रहे हैं, और चीन को भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। समझ तो सब रहा है कि देखो भाई ये बहुत विवादास्पद क्षेत्र है, और इतने विवादास्पद क्षेत्र में अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आगे चल के इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये तो वही चीज़ हो गया कि आप बैल मुझे मार, भारत को उकसाना। और इसमें कौन कार्य कर रहा है? पाकिस्तान भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है। मंडल सिद्धांत भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो गया दुश्मन, देख रहे हैं, भारत हो गया दुश्मन, और ये पे क्या है, मित्र बन गया। ये भी मित्र हो गया, ये भी मित्र हो गया। वही तो था दुश्मन का, ठीक है, दुश्मन का, ठीक है, दोस्त, दोस्त का दुश्मन था ना। इसे मित्र फ्रेंड, मित्र फ्रेंड, ये आपस में क्या हो जाएंगे फिर? ये मतलब एनेमी कर लीजिए, मित्र एनेमी, मित्र एनेमी, ये फिर से क्या हो जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। तो मंडल सिद्धांत लागू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के कहीं न कहीं खिलाफ नज़र आ रहा है, क्योंकि पीओके के गिलगिट, ठीक है, जो बाल्टिस्तान से होकर ये गुजर रहा है, कश्मीर घाटी के लिए व्यापार, ठीक है, वैकल्पिक आर्थिक सड़क मार्ग यहाँ पे संपर्क स्थापित हो सकता है। समझिए इस चीज़ को। ये भले ही पीओके का, चाहे ये जो कश्मीर घाटी का एरिया देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भारत में जरूर ये शामिल है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सबसे आसान है पाकिस्तान से इधर एंट्री करना। इसीलिए तो आतंकवादी गतिविधियाँ सबसे अधिक होती है। भारत का सैनिक कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर उनको भारत का, ठीक है, जो भी सीमावर्ती इलाका है, जो भौगोलिक इलाका है, ज्योग्राफी कमज़ोर करता है। समस्या होगी यहाँ पे, क्योंकि इतना ये दुर्गम मतलब क्षेत्र है यहाँ पे कि इधर पाकिस्तान की तरफ से इधर एंट्री करना काफ़ी आसान है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही आसान है, लेकिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही मुश्किल है भारत के सैनिकों के लिए इस क्षेत्र पे पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखना। और ऐसे में जब एक आर्थिक गलियारा जब बन जाएगा बगल से, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दूरी कितनी कम हो जाएगी, सोचिए। उसके बाद यदि देखिए सीपीएसी सफल हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय में जो भी मामला अगर यूएनए में गया तो लोग भी बोलेगा कि देखो भाई, जब उस समय डेवलप किया जा रहा था तब तुम क्यों नहीं बोले। तो भारत की जो चुप्पी है, आने वाले क्या पता, ठीक है, समय के लिए और भी मामला, ठीक है, खतरनाक हो सकता है, या फिर हमेशा के लिए पीओके का क्षेत्र क्या पता, ठीक है, भारत के हाथ से निकल जाए, तो समय ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी क्षेत्र की मान्यता को और क्या करेगा, सशक्त करेगा। समुद्री मार्ग से व्यापार पर चीनी नियंत्रण क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, ग्वादर में आ जाएगा, तो होगा ही होगा हर हाल में। नेक्स्ट है, हम लोग बात करें यहाँ पे चीन की मोतियों की माला। मैंने बताया था अभी, पूरी तरीके से देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा मोतियों की माला देखिए बना चुका है बीआरआई के माध्यम से। समस्या है कि नहीं है? इधर देख पा रहे हैं ना, इधर पूर्वी का जो क्षेत्र है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का सीधा सीधा यह हनन है। लुक ईस्ट पॉलिसी चीन अपना क्या कर रहा है, बीआरआई के माध्यम से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से पूरी तरीके से भारत का जो भी क्षेत्र है, खासकर भारत के पूरब की तरफ का क्षेत्र जो है, उसको, ठीक है, हर हाल में अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहता है। तो समस्या है यहाँ पे। चटगांव बंदरगाह हो गया, इसमें मैंने बताया था बांग्लादेश हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, ठीक है, इसके अलावा सूडान हो गया, इसके अलावा मालदीव, सोमालिया, सेशेल्स तक यहाँ पे इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से, ठीक है, पूरी तरीके से देखेंगे तो भारत को घेरने का प्रयास है। और इसमें कभी बोलेगा चीन कि हम भारत को घेर रहे हैं, नहीं, वो तो बोलेगा कि भाई हम एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं जिसके वजह से, ठीक है, ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा बल्कि बाकी जितने लोग फ़ायदा मैंने शामिल होंगे सबको फ़ायदा होगा। चीन ने भारत को भी आमंत्रित किया था, सोचिए। बीआरआई और चीनी प्रभुत्व का व्यापार में सशक्त क्या हो जाएगा, नेतृत्व हो जाएगा। चीनी प्रभुत्व का व्यापार में सशक्त नेतृत्व, क्योंकि बीआरआई का कहीं न कहीं जो करता धरता तो चीन ही है, सारा प्रॉफिट उसी को होगा। भारत के रुख के निहितार्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि चीन भारत संबंध, माने ये इतना बड़ा, समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब अभी आप कुछ भी कह लें भावनात्मक दृष्टिकोण से, लेकिन चीन भारत का जब आप ट्रेड देखेंगे तो आप जान के, ठीक है, दंग हो जाएंगे। बहुत बड़ा जो, ठीक है, ट्रेड है भारत और चीन के बीच होता है। भले ही व्यापारिक संतुलन चीन के पक्ष में है, लेकिन चीन से भारत को बहुत कुछ मिलता है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, चीन का अल्टरनेट भारत के पास अभी बिल्कुल वर्तमान में, ठीक है, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए चाइनीज़ फ़ोन, मतलब इतनी कम कॉस्ट में इतना अच्छा अच्छा फ़ोन भारत के मार्केट में उतार दिया है कि भारत उसमें कितना भी टैक्स, ठीक है, क्यों ना लगा दे, लेकिन फिर भी भारतीय कंपनियां, ठीक, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप और हम ही जैसे लोग उस फ़ोन को चला रहे हैं, और जब चला रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स अच्छा है, प्रोसेसर उसका अच्छा है, तो हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये फ़ोन चीन के द्वारा बना है, भारत की कंपनियों ने बनाया हुआ है।
तो समस्या है कि नहीं है, कहीं न कहीं हम और आप जैसे लोग ही इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए चीन को, ठीक है, भारत के संदर्भ में बोला जाता है कि चीन भारत को ना लेके चल सकता है, ना छोड़ के चल सकता है। तो उसका बड़ा उपाय क्या है कि भाई मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग भाई पूरी तरीके से बैलेंस अप्रोच बना के चले। और चीन का झुकाव पूरी तरीके से कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। परमाणु सशस्त्र शत्रुओं के बीच द्विपक्षीय संघर्ष की जोखिम को चीन बढ़ा रहा है, क्योंकि ठीक है वही काम कर रहा है जो कि एक दशक पहले, मैंने अगर देखा जाए तो 20-30 दशक पहले देखा जाए तो शीत युद्ध के दौर में जो अमेरिका ने किया था पाकिस्तान के साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वही तो चीज़ कौन कर रहा है? चीन कर रहा है पाकिस्तान में। अब यही होता है ना कि जब पड़ोसी देश जब स्ट्रांग होता है, ठीक है, माने अच्छा होता है, स्ट्रांग नहीं मतलब स्टेबिलिटी जब आता है पड़ोसी देशों में, तो बगल के लोगों को भी चैन से सोने देता है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान भारत का जन्मजात ही दुश्मन है, और वो दुश्मनी को उतारने के लिए, ठीक है, इतना सारा जो भी युद्ध हुआ है 47 का, 61-62 का, 71 का, 98-99 का, आप कैसे भूल सकते हैं? तो समस्या तो यहाँ पे आएगी ही आएगी कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के व्यापारिक हितों के लिए खतरा होगा। चीन पाकिस्तान धुरी का निर्माण होगा, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों का निर्माण होगा। कैसे देखिए पा रहे, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, मैंने बड़ी बड़ी शक्तियों का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, चीन पाकिस्तान धुरी का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान का यहाँ पे उदय होगा, चूँकि इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, मजबूत होती हुई अगर इस प्रोजेक्ट से नजर आएगी तो फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान का उदय होने का मतलब है भारत के लिए खतरा। हम यही कभी नहीं चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान का उदय ना हो, चाहते हैं कि हर तरह से पाकिस्तान में, ठीक है, आर्थिक संपन्नता आए, वहाँ के लोगों में खुशहाली आए। लेकिन चूँकि भारत और इंडिया का पॉलिटिक्स ही ऐसा है कि बिना एक दूसरे को मारे काटे, ठीक है, ये कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में पूर्णतः, ठीक है, वोट हासिल कर ही नहीं सकते हैं। समस्या तो ये भी है पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ भी है, बस आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है। तो पाकिस्तान का उदय, इससे क्या होगा? कश्मीर विवाद का तेज होना शुरू हो जाएगा। चीन के दखल की फिर यहाँ पर संभावना बढ़ जाएगी, चूँकि पीओके में अब ऑलरेडी चीन ने बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में रणनीतिक बढ़त यहाँ पे हासिल हो सकती है। अभी तक बहुत हद तक भारत ने, देखिए, अफगानिस्तान में किस प्रकार से, जब अमेरिका जब उपस्थित था, ठीक है, उस दौर में भी देखेंगे तो भारत का, ठीक है, मैंने अफगानिस्तान में बहुत ही अच्छा खासा वहाँ के लोगों में एक इमेज था। अगर यहाँ पे भारत मात खाता है तो अफगानिस्तान को भी हाथ से धो देगा। समस्या है कि नहीं है? सोचिए, सुरक्षा चिंताएं भारत के लिए ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये जो कॉरिडोर है भारत के सटे, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्वी भागों में यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। लास्ट में देख लेते हैं भारत के लिए आगे की राह यहाँ पे क्या हो सकती है। तो नंबर 1 बात करें, पीओके के लिए एक ठोस योजना बनाए भारत हर हाल में, और ये ठोस योजना ध्यान रखिएगा, अब नेहरू वाली गलती नहीं करनी है। ठोस योजना का मतलब है यहाँ पे एक पीओके के लिए कुछ ऐसा योजना बनाए हर हाल में पाकिस्तान को डिफेंड करके चले, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो, ठीक है, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के क्षेत्रों में देखा जाए तो हर हाल में भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान में राजनीतिक गतिविधियाँ किस करवट यहाँ पे लेगी, ठीक है, ये भारत के लिए बहुत मायने रखता है। मैंने सिंपल भाषा में बोला जाए तो बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत का पीओके बन गया है। हर दृष्टिकोण से देखेंगे तो समस्या होगी। तो भारत यहाँ पे अपना बढ़त हासिल कर सकता है। BCIM को देखें अगर हम लोग, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा और चाबहार बंदर का भारत उपयोग करके चीन को बहुत हद तक यहाँ पे, ठीक है, डिफेंड करने का प्रयास कर सकता है। यहाँ पे भारत अपनी, ठीक है, मतलब जो एश्योर्ड है, जो पूरी तरीके से होता है ना, मतलब जो एक्टिव हो जाना, इस गलियारों को लेके एक्टिव हो जाए, चाबहार का प्रयोग भारत बहुत अच्छा खासा कर सकता है। भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का भी प्रयास कर सकता है। अब ऐसा लग रहा हो कि भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत का बंटवारा किया तो अंग्रेज़ों को हमेशा से डर था कि भारत का सोवियत रूस के साथ संपर्क में आना। पूर्णतः देख रहे हैं ना, भारत जब आज़ाद हुआ, फिर आज़ादी के पहले ही भारत में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत जोड़ों पे था। तो इस तरीके से ऐसे बांटो कि भारत का स्थल मार्गों से मध्य एशिया में रूस की तरफ भारत जा ही नहीं पाए। तो भारत हमेशा से अभी तक कोशिश करता आया है कि हमें अगर पाकिस्तान छोटा सा भी एक गलियारा दे दे तो हम मध्य एशिया में पहुंच सकते हैं, रूस की तरफ, रसिया की तरफ जा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा के भारत में बहुत अधिक एनर्जी यहाँ पे ला सकते हैं। जब इतना बड़ा एनर्जी, मतलब समझ रहे हैं ना, जब रूस के द्वारा यूरोप में भेजा जा रहा है तो भारत में क्यों नहीं भेजा जा सकता है? रास्ते नहीं है। तो
भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का पूरी तरीके से प्रयास कर सकता है, जिसकी वजह से मध्य एशिया के लिए भूमि मार्ग प्रदान करें। हालांकि अभी तक ये बहुत ही ठीक है मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पर प्रयास किया था, क्या मिला। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, लेकिन क्या मिला। देखिए हर हाल में समस्या तो होती ही होती है। एशिया अफ्रीका जो ग्रोथ कॉरिडोर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत जापान आर्थिक सहयोग हेतु जो समझौता यहाँ पे किया गया है, इसका भारत बहुत हद तक यहाँ पे फायदा ले सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वाड में लेके भारत ने बहुत अधिक चिंता जाहिर किया हुआ था। जैसे क्वाड में देख रहे हैं ना, इधर यूनाइटेड स्टेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ठीक है, जापान हो गया। इसमें क्वाड के लोगों ने भाई सजेस्ट किया कि भाई चिंता मत करो, ठीक है, इसको डिफेंड करने के लिए तुम क्या करो, ब्लू डॉट नेटवर्क पे, ठीक है, अधिक से अधिक फॉलो करो। ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब ही है यहाँ पे कि ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके मदद से तुम ठीक है चाइना को डिफीट कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। और बड़े मज़े की बात कि चाइना का भी कट्टर दुश्मन देख पा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्ती दुश्मन बोल चाल की भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर व्यापारिक गतिविधियों को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो इसीलिए जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर राइटिंग कीजिए, इसका स्टडी कीजिए, तो हर एक दृष्टिकोण में, मैं बार बार बोलता हूँ, 360 डिग्री कोण से, मैंने 360 डिग्री एंगल से आप लोगों को सोचने का अप्रोच होना चाहिए, आंसर राइटिंग में भी वो चीज़ झलकना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को ठीक है लिख पाएंगे। कभी ये नहीं पूछेगा कि भारत ठीक है मतलब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। मैंने जितना सेगमेंट भी पढ़ा है, किसी एक सेगमेंट से आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा और वही चीज़ों को लिखना होता है। और ऐसा आप कब लिख पाएंगे, जब आपको एक बेहतरीन समझ पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इतना लेक्चर डिलीवरी के बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या होगी तो नीचे आप लोग कमेंट करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।